हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर लेकर आ गए और आज हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट रेडिएशन। रेडिएशन में हम लोग सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें जानेंगे कि रेडिएशन होती क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि थ्योरी क्या है रेडिएशन के बारे में, मतलब हर एक बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अब इसमें जो बॉडीज़ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है सबकी एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग होती है। कुछ बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, कुछ बॉडीज़ बहुत ही कम एब्जॉर्ब करती है। ठीक, जैसे आप लोग जानते रहोगे कि कोई अगर ब्लैक शर्ट पहने रहते हैं तो उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज ब्लैक जो होता है वो सारी लाइट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो उसको कम गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका मतलब मटेरियल कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, उन सब के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसी में हम लोग जानेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो जितनी रेडिएशन आती है सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी को नहीं छोड़ती है, और ये आइडियल है, मतलब रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मनगढ़ंत बॉडी है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो आपकी टेक्स्ट बुक का है। तो अगर आप लोग सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ने आए हो तो वीडियो स्किप कर दो। लास्ट में जहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चालू होगा, मे बी 20 या 30 मिनट बाद चालू होगा, वहाँ पे करना शुरू कर दो। ठीक है, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ही क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वरना आप बोलोगे एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट कवर नहीं हुए। ठीक है, बाकी इसके बारे में डीप में आप लोग फिर से यही सारी चीज़ें पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, जो कि आप लोगों को 12th में है। ठीक, तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना लेक्चर। एक्चुअली ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका था, बट दिक्कत ये थी कि मैंने लास्ट के तीनों लेक्चर 12 FPS पे एक्सपोर्ट कर दिए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लैग था। आपने लास्ट 2 वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो उसमें काफ़ी सारे लैग्स थे। पता नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं, ऐसे एक्सपोर्ट मार दिया 12 FPS पर, तो मैंने देखा यार लैग हो रहा है, तो उनको अपलोड करके पब्लिश करने के बाद मुझे पता चला, तो मैंने बोला 3rd वीडियो अभी बचा है, इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से बना देता हूँ। तो आज मैं इसीलिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो आज हमें पढ़ना है बेसिकली रेडिएशन के बारे में। सो रेडिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, जिससे हम लोगों की हीट जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाती है और इसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है सन और अर्थ। सन और अर्थ के बीच में क्या है? सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, राइट। और कुछ है क्या? सन और अर्थ, इनके बीच में कुछ भी नहीं, स्पेस है, वैक्यूम है। तो इनको किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। सन जो है वो अपने आप आता है, सन से मतलब जो रेडिएशन है वो अपने आप आती है, कोई ज़रूरत नहीं इनको किसी चीज़ की। ठीक है, सो ये होता है रेडिएशन। रेडिएशन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर रेज ट्रांसफर हीट। ठीक है, मतलब रेज जो है वो हीट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह आती है और उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वेंशन में एयर को एज अ मीडियम मानना पड़ता है, कंडक्शन में मीडियम जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, बट रेडिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो रेडिएशन की बेसिक बातें तो आपको पता है। ओके, सो हम पढ़ते हैं थ्योरी क्या है रेडिएशन के बारे में। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, इसकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ये थ्योरी क्या कहती है? बहुत ही मज़ेदार कहती है, मज़ेदार बातें इस थ्योरी में। देखो क्या मज़ेदार बातें है। थ्योरी का कहना है ऑल बॉडी एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस एट ऑल टेम्परेचर। मतलब हर एक टेम्परेचर पे हर एक बॉडी, कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 40 डिग्री हो, चाहे वो 100 डिग्री हो, हर एक बॉडी या तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती रहती है या तो रेडिएशन एमिट करती रहती है, दोनों करती रहती है साइमल्टेनियसली। कैसे? जैसे आप लोगों को मैंने बताया था पिछले कुछ लेक्चर में कि आप लोग जानते रहोगे कि जैसे किसी को आपके बगल में बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है तो आपको भी थोड़ा बहुत उससे हीट महसूस होने लगती है। बहुत ही ज़्यादा हुआ है फीवर तो, ठीक है, नाटक वाला नहीं। तो अगर कोई भी बॉडी हो, हमेशा बॉडी क्या करती है? रेडिएशन एमिट करती है और हमेशा बॉडी क्या करती है? रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। ये पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल सच्चाई है। कोई भी बॉडी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ये मार्कर हो, मेरा चश्मा हो, मैं हूँ, बोर्ड हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, हर कोई रेडिएशन को एमिट और एब्जॉर्ब करता ही करता है। आप कैसे समझ सकते हो? जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेट से मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है मेरे आजू बाजू का तो मुझे गर्मी लगने लगेगी, मेरी मोबाइल और ज़्यादा हीट होने लगेगी, बोर्ड मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे। तो 40 पे नहीं, ज़्यादा हो गया तो मेल्ट होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या पता चला हमें कि इन सब लोगों ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया रेडिएशंस के फॉर्म में। जो हीट यहाँ पे थी सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी सराउंडिंग को या तो गर्म करती है हीट ट्रांसफर करके, एमिट करके, या तो वो एब्जॉर्ब करके खुद कूल होती है। अब ये डिपेंड करेगा एमिशन कब होगा? जब सराउंडिंग टेम्परेचर अपने टेम्परेचर से कम हो। मतलब जैसे मेरा टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेरी हीट क्या होगी? आजू बाजू फैलेगी। ठीक, बट सराउंडिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मेरा टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो उनकी हीट मेरे पास आएगी। या मार्कर का एग्जांपल ले लो, बोर्ड का टेम्परेचर है लेट से
10 डिग्री सेल्सियस और मार्कर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं मार्कर को यहाँ पे रखूंगा तो मार्कर क्या करेगा, आजू बाजू भी रखूंगा तो मार्कर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये यूनिवर्सल सच्चाई है कि हर एक बॉडी रेडिएशन को एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है सारे टेम्परेचर पे। और ये कितना एमिट कितना एब्जॉर्ब करता है, मतलब एमिशन या रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर कैसा है और दूसरा मटेरियल कैसा है। अब जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा एमिशन करेगी। मतलब जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना तेज़ी से तुम हीट को एब्जॉर्ब करोगे, राइट। तो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है मटेरियल पर। अब मटेरियल भी अच्छा रहना चाहिए। अब आयरन को तुम ला के रख दोगे 50 डिग्री सेल्सियस में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आइस को रख दोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, तुरंत वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आइस को तुम डाल दो 100 डिग्री पे, तुरंत वो इवोपरेट हो जाएगा। इसे डाला ये इवोपरेट, ठीक। तो एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस। चलिए, सो अब कंडीशंस होती है 3 कंडीशंस। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर से, मतलब जो भी बॉडी आपने रखी हुई है उसका टेम्परेचर से ज़्यादा है सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, तब क्या होगा। और सराउंडिंग टेम्परेचर कम है बॉडी टेम्परेचर से, तब क्या होगा। आप लोग खुद से सोचो ये चीज़ क्या होगा। बस थ्योरी ही देखेंगे हम लोग रेडिएशन में और कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगर इसको पढ़ने जाए तो इसमें आप लोगों को क्रिचॉफ लॉ है, स्टीफान्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ोगे, सो उसके बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। सराउंडिंग टेम्परेचर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर है, तब क्या होगा। देखो रेडिएशन एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ऐसे प्रोसेस है ना जो लगातार चलते ही रहते हैं। एमिट करना मतलब हीट को एमिट करना और एब्जॉर्ब करना मतलब हीट के रेज को एब्जॉर्ब करना। तो ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर लेट से 1000 है और मेरा 100 है, तो मैं सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करूँगा। उनका 1000 है, बात अलग है कि वो ज़्यादा है तो मुझे एब्जॉर्ब ही करना होगा, बट मैं सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ रेडिएट भी करूँगा, बट जितना एब्जॉर्ब करूँगा उसके मुकाबले रेडिएशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, आजू बाजू का टेम्परेचर अपने अंदर लूँगा, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करूँगा एज कम्पेयर टू एमिशन। सो एमिशन विल बी लेस देन एब्जॉर्प्शन, एमिशन विल बी लेस देन एब्जॉर्प्शन। और अगर मैं हीट को एब्जॉर्ब करूँगा, मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे हीट को, तो हीट को मैं एब्जॉर्ब करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा। सो बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज। केसेस हैं, अच्छे से लिख लो, समझ लो। अब सराउंडिंग टेम्परेचर मेरे टेम्परेचर से काफ़ी कम हो गया, मेरा टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, एमिशन ज़्यादा करूँगा। सो मैं एमिशन ज़्यादा करूँगा एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। और अगर मैं एब्जॉर्प्शन कम करूँगा, एमिशन ज़्यादा करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरा टेम्परेचर कम होगा। सो बॉडी टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर मेरे टेम्परेचर के इक्वल आ जाए तो मैं जितना एमिट करूँगा उतना एब्जॉर्ब करूँगा। यहाँ पे एमिशन और एब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाएगा, एमिशन इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जितना एमिट कर रहा हूँ उतना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर मेरे टेम्परेचर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है कि यार बॉडी टेम्परेचर जो होगा, मतलब मेरा जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। सो ये था रेडिएशन का बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही कि हर एक बॉडी टेम्परेचर को हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और हीट को एमिट भी करती है हर टेम्परेचर पे। अब 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडी बॉडी है तो वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी, नहीं, वो भी एमिट करेगी। बर्फ़ भी तो पानी को बर्फ़ बना सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, 3 केसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एमिशन को डीप में स्टडी करते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन को। चलिए, सो एमिशन और एब्जॉर्प्शन को अब हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। एमिशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एमिसिव पावर की, ठीक है। मतलब कोई बॉडी कितना ज़्यादा हीट एमिट कर सकती है उसकी बात करते हैं। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एमिसिव पावर को, ठीक है। क्या होता है ये, देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक बॉडी है और ठीक है, सो लेट्स से ये कुछ ना कुछ हीट एमिट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। सो जो हीट ये एमिट कर रहा है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा इसके सरफेस एरिया पे कि बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, राइट। अगर बॉडी का सरफेस एरिया बहुत कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही कम हीट
एमिट होगी। अगर उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट एमिट होगी। अब Q दूसरा डिपेंड करेगा टाइम पे, भाई कितनी देर के लिए आप हीट को एमिट करवा रहे हो, जितना ज़्यादा देर तक करवाओगे उतना ज़्यादा हीट एमिट होगा। ठीक है, Q क्या है, हीट एमिटेड। ए क्या है, सरफेस एरिया, नॉट एरिया, इट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr², सरफेस एरिया। T क्या है, टाइम। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया AT के। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं E। E क्या है, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पर। पहला वेवलेंथ, दूसरा मटेरियल, मटेरियल भी अच्छा रहना चाहिए है ना, और तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर की पावर 4 पे, टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है E। E क्या है, एमिसिव पावर। फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया? हमने निकालना चाहा कि एक बॉडी कितना ज़्यादा हीट एमिट करती है, तो उसमें सबसे पहले हमने पाया कि जो हीट एमिटेड है, जो हीट एमिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, और फिर पाया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी। प्रोपोर्शनलिटी को जोड़ा तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT आया, फिर हम खा गए, ईट कर लिया, तो E आ गया यहाँ पे कांस्टेंट। E कांस्टेंट है और E का नाम है एमिसिव पावर। हर एक के लिए एमिसिव पावर अलग अलग होती है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। अगर हम E की बात करें यहाँ पे तो E होता है हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ठीक है, E के यूनिट की बात करें तो ये होगा जूल में, एरिया होगा मीटर स्क्वायर में, टाइम होगा सेकंड में। जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन वगैरह निकाल लेना, प्लीज़ निकाल लेना, आ जाता है एग्जाम में सीधा सीधा। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह मत याद करना कि यार फॉर्मूला क्या था, ये क्या था, वो क्या था। सीधा यूनिट लिखना, यूनिट से खटाखट डायमेंशन निकाल लेना। खास करके नीट में ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, सीधा सीधा, कितने इजी क्वेश्चन है। तो E इज इक्वल्स टू Q/AT। Q की यूनिट जूल, A की यूनिट मीटर स्क्वायर, T की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड इज वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई E की यूनिट। सो E क्या है, E है एमिसिव पावर। अब हम लोग समझते हैं कि E वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। देखो कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी लिखा मिलेगा E लैम्डा। सो इसका मतलब क्या है, देखो E जो है ना वो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे अभी किसी ने सपोज ग्रीन शर्ट पहनी है, तो उसकी शर्ट ग्रीन क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके ऊपर जितने कलर्स आ रहे हैं वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, बट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। सेंस पता है नहीं ये वाला आपको, कि जैसे अभी मैंने पहना है वाइट शर्ट, तो मतलब इसके ऊपर जितनी चीज़ें आ रही है, वाइट तो वैसे सबका कॉम्बिनेशन है, लेट से जितने कलर आ रहे हैं इसके ऊपर, जितने वेवलेंथ आ रहे हैं, सब वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, बस वाइट वाले को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने ब्लैक पहना है, सो सारे वेवलेंथ इसके ऊपर आ रहे हैं, बट ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लैक वाले को, इसलिए कैसा दिख रहा है, वो ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, सो इसलिए E जो है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर भी। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एमिसिव पावर होता है, किसी का अलग मटेरियल का। ठीक है, अब जैसे कोई मटेरियल अगर लाल दिखता है, क्यों लाल दिखता है, क्योंकि वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट करता है, मतलब क्या करता है, वो पोज करता है उसको। ठीक है, तो इसलिए ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो ये था एमिसिव पावर। अब देखते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका कंसेप्ट आएगा ब्लैक बॉडी का। एब्जॉर्प्टिव पावर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये होता है हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन अ बॉडी बाय अ बॉडी अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। ये क्या होता है, ये होता है हमारा A। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि A इज परसेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट ऑन। ठीक है, सो A इज व्हाट, हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी पर यूनिट टोटल हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, मतलब पर टोटल हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। अब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू A इंटू हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, कोई भी बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी, कितना हीट इंसिडेंट करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, A पर डिपेंड करेगा। और A की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रही है कि A की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको समझा दूँ कि भाई किसी बॉडी पे अगर 100 हीट इंसिडेंट हुई, 100 हीट रेज इंसिडेंट हुई, लेट से उसने 100 के 100 एब्जॉर्ब कर लिए, क्या 100 से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता। 100 अगर इंसिडेंट हुए तो क्या वो 100 से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता। 100 से कम कर सकता है, देखेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऊपर 100 हो सकती है। तो 100/100 इज 1। 1 से ज़्यादा कब आएगा, जब ऊपर 100 से बड़ी क्वांटिटी आएगी।
बट ऊपर 100 से बड़ी क्वांटिटी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी हीट इंसिडेंट हुई उससे ज़्यादा थोड़ी ना कोई एब्जॉर्ब कर सकता है। लेट से 90 इंसिडेंट हुई तो 90 ही तो एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। अब लीस्ट वैल्यू के लिए लेट से किसी के ऊपर 100 हीट रेडिएशंस आई, एक भी नहीं एब्जॉर्ब किया, 0, तो लीस्ट वैल्यू 0/100 0 आ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं माइनस में, अरे भाई माइनस में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है, मैथ्स नहीं चल रहा है, ठीक है। सो हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू A टाइम्स हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। सो A की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब कुछ बॉडीज देखो हीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करती है, जैसे हम लोग ब्लैक शर्ट की बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले, वो क्या करता है हीट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से गर्मी लगती है काफ़ी ज़्यादा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाइट शर्ट, सो व्हाइट शर्ट हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है व्हाइट शर्ट के लिए जो A की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, और ब्लैक शर्ट की बात करें तो A की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ व्हाइट शर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्लैक शर्ट, इज इट ट्रू? अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर व्हाइट शर्ट इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक शर्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जो बॉडी हीट को अच्छा एब्जॉर्ब करती है, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, मतलब जो बॉडी हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है वो बॉडी हीट को अच्छे से एमिट भी करती है। समझ में आया? अब इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं भी अच्छा पढ़ता हूँ पर मैं पढ़ाने में उतना सक्षम नहीं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी अपने दोस्तों का डाउट सॉल्व करते रहोगे, उनको भी अच्छा बताते रहोगे। अब वो रट्टे वालों का नाम मतलब यहाँ पे जो रट के बैठे रहते हैं, ठीक है, रटने वाले एब्जॉर्बर नहीं है, वो रोट मेमोराइजर है, ठीक है। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, जो अच्छे से ज्ञान को लेगा वो अच्छे से ज्ञान को देगा। सो यही होता है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो लोग थोड़े से मतलब जिनके अंदर मिलानिन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लोग थोड़े सावले होते हैं, उन लोग कोल्ड में, क्या उनको कोल्ड में ज़्यादा कोल्ड लगेगा, क्या उनको गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्या उनको कोल्ड में ज़्यादा कोल्ड और गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, या बाकी लोगों की तरह नॉर्मल रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, उनको गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी और ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगेगी, जो लोग थोड़े से सावले होते हैं उनको। ये सारे MCQs बता रहा हूँ मैं, नीट में आया है कभी ना कभी, नीट में या फिर JEE में कभी ना कभी जरूर आया है ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती है। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, ये भी आया था कि यार जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो 4 ऑप्शन थे, बैड एमिटर, नॉर्मल एमिटर, गुड एमिटर, परफेक्ट एमिटर, या बहुत ही अच्छा एमिटर, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा, सुपर, ठीक। तो ऐसे ऑप्शंस थे, तो वहाँ पे गुड एमिटर रहेगा, जो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छा एमिट करेगा। बैड एब्जॉर्बर, बैड एमिटर, जो उल्टा सीधा ज्ञान लेगा वो उल्टा सीधा ज्ञान देगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा MCQ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और भी होते हैं यार, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें मिलता जाएगा। चैप्टर का क्या है, चैप्टर तो पढ़ाने को 1 घंटे में भी पढ़ा दिया जाए, बट जो चीज़ें करनी है वो आपको करनी है। मेरे पढ़ाने से आपका 10% होगा, 90% आप खुद से डिस्कवर करोगे। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना बता दूँ कि आपको डिस्कवरी करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी डिस्कवरी आपको करनी होगी, PYQ सॉल्व करने होंगे, NCERT रीड करनी होगी, तो वहाँ पे ये सारी लाइन्स आपको मिलेंगी। ये तो देख लेना अगर 2-3 पॉइंट्स मुझे छूट गए हो तो, वैसे तो छूटते ही रहते हैं बिकॉज चैप्टर्स बड़े बड़े रहते हैं। हाँ, तो एब्जॉर्प्टिव पावर की हम लोग बात कर रहे थे। लेट से हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर रेडिएशंस आई, लेट से 120 रेडिएशंस आई, और इस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया 70 रेडिएशन को, तो A की वैल्यू होगी 70/120। 120 हीट रेडिएशन आई और 70 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो 70/120 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए, तो 0 0 कैंसल, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 35 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, और एक काम करो इसको 70 ना लिख के 69 लिख दो, ठीक है। सो 69/120 इंटू 100, सो ये देखो 0 0 कैंसल, 4 3 4 जा 12, 3 23 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 23 5 जा होता है ओके 115 आई थिंक सो अपॉन 2, तो इसका परसेंट कितना आएगा, इसका परसेंट आएगा 57.5। तो ये एक अच्छा एब्जॉर्बर है, 57.5% रेडिएशंस को इतने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसका मतलब ये अच्छा एमिटर भी होगा, ठीक है। सो ऐसे फालतू क्वेश्चंस में भी आप लोगों को देखने में मिल जाए, बट हम लोगों को मेन बात करनी है ब्लैक बॉडी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, जिसके A की वैल्यू 1 है,
ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी ए की वैल्यू 1 है। काली दिखती है? नहीं, किसी भी कलर की हो सकती है, ये एनी कलर। फिर ब्लैक बॉडी इसको क्यों बोला? क्योंकि आपने ब्लैक होल का नाम सुना है ना, वहाँ पे जो जाता है वो लौट कर नहीं आता है, राइट। तो वैसे ये बॉडी भी होती है, यहाँ पे जो रेडिएशन जाती है वो लौट कर नहीं आती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉडी रखा गया। कई सारे लोगों को रहता है कि यार एक स्फीयर जैसा होगा एक ब्लैक बॉडी, नहीं ऐसा नहीं है, कैसा भी हो सकता है, बस उसका कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर जितना रेडिएशन आएंगी वो सब उसके अंदर कैद हो जाएंगी, दोबारा बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं, तब तक ये फॉर्मूला वगैरह नोट कर लो, ठीक है। सो हमने एब्जॉर्प्टिव पावर की बात की। एब्जॉर्प्टिव पावर होती है हीट इंसिडेंट, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट। शॉर्टकट में ऐसा ही लिख सकते हैं, बाया बॉडी ऑन बॉडी लिख देना आप लोग। ए की वैल्यू हमने देखी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना हो सकता है, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर 1 है तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर, और परफेक्ट एब्जॉर्बर कौन है? हमारी ब्लैक बॉडी। और ए की वैल्यू अगर 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अब इसके लिए वाइट बॉडी होगी ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। मतलब जो पूरी की पूरी हीट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे, जितनी भी हीट उसके ऊपर आए। जैसे व्हाइट कलर्स बेटर होते हैं, इसमें जितना हीट उन पे जाता है वो मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट एब्जॉर्ब भी करते हैं, परफेक्ट नहीं होते वो। तो हमें बात करनी है परफेक्ट एब्जॉर्बर, दैट इज ब्लैक बॉडी की। सो अ बॉडी which absorbs all the radiations falling on it at any temperature, pressure और volume ऐसा नहीं बोलना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। at any temperature और incident angle। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि यार एंगल पर भी डिपेंड करता है, अगर एंगल थोड़ा सा कम रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। मतलब सुना होगा आप लोगों ने कि यार ऐसे लाइट आ रही है तो मे बी एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसे लाइट आ रही है तो यहाँ पे चांस है मे बी एब्जॉर्ब भी हो या फिर रिफ्लेक्ट भी हो जाए। तो ऐसा सारा लॉजिक लगाते रहते हैं सब लोग, पर ये सारे लॉजिक्स फेल है फॉर अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी पे तुम किसी भी एंगल पर लाइट गिरा दो, इस एंगल पर भी लाइट गिरा दोगे तो भी एब्जॉर्ब ही करेगा, ठीक है। टेम्परेचर और इंसिडेंट एंगल, किसी भी एंगल पर तुम गिरा दो उसके ऊपर रेडिएशन, वो एब्जॉर्ब ही करेगा। तो एक ऐसी बॉडी जो कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है जितना हीट उसके ऊपर आता है। तो लेट से हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर आया x अमाउंट ऑफ हीट, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब x अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी x बाय x, दैट इज 1, ठीक। सो फॉर अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1। बहुत अच्छा एमसीक्यू है, फॉर अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1। लेक्चर्स में जो छोटी मोटी थ्योरीज मैं लिखते रहता हूँ वो सब कहीं ना कहीं PYQs रहते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिलेंगे, 33 ईयर्स की बुक देखोगे या फिर JEE की बुक देखोगे तो आप लोगों को ऐसे PYQs मिलते रहेंगे। तो इसीलिए थ्योरीज को भी नोट किया करो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने फॉर्मूला नोट किया, डेफिनेशन नहीं नोट किया। अब क्या होता है कि डेफिनेशन भी इंसिडेंट एंगल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, बट अगर एंगल चेंज किया जाए तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो इसलिए ट्रू है, फॉल्स है तो इसलिए ट्रू है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो हमें मैक्सिमम लोग ट्रू लिख के आ जाएंगे क्योंकि उनके अंदर ये वाला लॉजिक होता है कि ये एंगल पर आई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अरे नहीं भाई, ब्लैक बॉडी उसका नाम है, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करती है चाहे जहाँ से आ जाए रेडिएशन, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी की कुछ और तारीफ सुनो। ब्लैक बॉडी जो है ये किसी भी हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी 0 होता है, 0 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब ब्लैक बॉडी को अगर आप लोगों को बोला जाए कि ब्लैक बॉडी हम कैसे बना सकते हैं, सो ब्लैक बॉडी बनाने का ये एक तरीका है जो कि आप लोगों को MCQ में आया है पहले भी, कि ब्लैक बॉडी आइडियली हम लोग अगर प्रैक्टिकली बनाना चाहे तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 तो नहीं होगी, बट 0.98, 0.97 इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, 1 तो नहीं होगी, ठीक है। देखो कैसी, हम लोग क्या करेंगे, हम एक स्फीयर लेंगे, स्फीयर में हम बस एक छोटा सा होल रखेंगे यहाँ पे जहाँ से लाइट जाएगी, और स्फीयर में यहाँ पे हम लोग इसको एकदम कर्व बनाएंगे। ऐसा कर्व हमने क्यों बनाया है, ताकि जब लाइट यहाँ से जाए तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ फंस जाए, यहाँ फंस जाए, यहाँ फंस जाए, फंसी रह जाए। फिर ये लाइट यहाँ से जाए तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसा 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 फंस जाए, लाइट यहाँ से जाए फंस जाए। इसलिए हमने बहुत ही छोटा सा होल रखा है ताकि दोबारा लाइट निकल ही ना पाए। तो ब्लैक बॉडी कैसे बनाई जा सकती है, कि स्फीयर को लेके उसमें छोटा सा होल करो और उधर पे इस तरीके से हम लोग एक ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं। जरूरी है ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो, बिल्कुल नहीं, ब्लैक बॉडी किसी भी कलर की हो सकती है। ब्लैक क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ब्लैक हीट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं,
ठीक। क्या ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। जो इसके पास गया वो इसके पास ही रह जाता है, कुछ भी ट्रांसफ़र ये नहीं करता है। कुछ लोग खुश हो रहे कि यार ब्लैक बॉडी होती तो मैं अपने स्कूल की पूरी लाइट उसी में एब्जॉर्ब कर लेता और फिर पढ़ाते रहते स्कूल वाले। अरे भैया, उन लोग फिर ब्लैक बॉडी की जगह वाइट बॉडी लेकर आ जाएंगे, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसे वैसे मत सोचा करो। कोई नहीं सोच रहा था, ओके, मैं सोच रहा था, तो जाने दो, कॉलेज वाले चल रहे हैं, सो कॉलेज में करेंगे हम कभी। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो लाइट जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहीं फंसी रह जाती है। इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, बट फिर भी इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 1 नहीं होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए अच्छे से यहाँ पे मतलब इंसुलेशन वगैरह किया जाता है ताकि हीट का ट्रांसफ़र ना हो, ठीक। सो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट समझ में आया। चलिए, सो इसी के साथ आपका रेडिएशन टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले जानेंगे थ्योरी क्या है, मतलब न्यूटन यहाँ भी घुस गए, ठीक है। अभी वो साउंड में भी आएंगे। सोचो, हर जगह मतलब न्यूटन ने नाम किया, हर जगह, हर फील्ड में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री में भी आएंगे हैं, मैंने तो नहीं सुना। एक्चुअली केमिस्ट्री में जो आपको रेडियो एक्टिविटी वगैरह चैप्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, छोड़िए। चलिए, सो हम अब सीखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब सब साइंटिस्ट लोग कूल कर रहे थे तो न्यूटन ने सोचा मैं भी थोड़ा कूल बन जाता हूँ कूल करके। नहीं, एक्चुअली सब लोग सोच रहे थे कि यार कोई बॉडी किस रेट से कूल होती है, ये क्या हम पता कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर, इस मार्कर को मैंने 50 डिग्री पे हीट कर दिया। वैसे बात अलग है, ये मेल्ट हो जाएगा ना ज़्यादा जाने पे, बट लीव इट, हमने इसको हीट कर दिया। सो हीट करने के बाद ये किस रेट से कूल होगा, क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? सब साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे। सो न्यूटन जिंदाबाद। न्यूटन आए और बोले रुको, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सो उन्होंने बस किया जादू और बोला रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to delta T, where delta T is the temperature difference between body and surrounding. Temperature difference between body and surrounding. अब समझ भी सकते हो ना आप लोग इसको कि डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल कैसे। अरे भाई जाना, बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। अपराध ना हो जाए मुझसे। सो चलो हटाओ। सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग कैसे? जैसे कोई बॉडी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही तेजी से कूल होगा। अब उस बॉडी का टेम्परेचर जो 50 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 है, तो बॉडी बहुत ही स्लोली कूल होगा। अब समझ सकते हो ना यार, जैसे कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है तो उसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल दो तो वो तुरंत ठंडी हो जाती है, ठीक है। मतलब आप क्या करते हो, आप सराउंडिंग टेम्परेचर को बढ़ाते हो। जैसे आप चाय ले लो, चाय को रखो रूम टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा आपने चाय को गर्म किया, लेट से 100 डिग्री पे आपने, नहीं ज़्यादा हो गया, 100 क्यों बोल देता हूँ मैं, 70 डिग्री पे आपने हीट कर दिया उसको, तो उसको सराउंडिंग में रख दो। रूम टेम्परेचर पे रखे रहोगे बहुत टाइम लगेगा, और मैं क्या बोलता हूँ, बर्फ़ मिला के रख दो। जैसे आप बर्फ़ मिला के रखोगे तेज़ी से हो जाएगा। तो आपने किया क्या, आपने सराउंडिंग टेम्परेचर को और बॉडी के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको बढ़ा दिया। जैसे पहले चाय कितनी टेम्परेचर की थी, 70 डिग्री सेल्सियस की, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होगा, लेट से ज़्यादा हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितने का था, 40 का था। अब क्या किया आपने, 70 डिग्री सेल्सियस पे जो चाय थी उसको रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। मतलब आपने सराउंडिंग टेम्परेचर और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बढ़ा दिया, और इसको जब आपने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ कूलिंग, मतलब कूलिंग क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? सो पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो कम था, अभी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा तेजी से कूल हो रहा है, ठीक है। सो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब एनीथिंग, मतलब एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कौन सा चेंज है, टेम्परेचर का, तो इसको हम लिखेंगे फॉल इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। अब फॉल इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डी टी, और छोटे से टाइम टी के लिए लेट्स से ये डी टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो हम मान लेते हैं यार बॉडी का टेम्परेचर है टी, और टी नॉट मान लेते हैं हम लोग सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। सो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस टी नॉट। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन विच यू आर गोइंग टू यूज इज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एंट्रेंस लेवल के लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बट बोर्ड लेवल पे आपको यही एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर आप वो शॉर्टकट एंट्रेंस बोर्ड लेवल पे लगाओगे तो भी चलेगा, बट बोर्ड लेवल पे कॉलेजेस में आप लोग पूछना कि मैम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो चलेगा क्या,
ठीक, अगर यही फार्मूला लगाने बोलते तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। अभी शॉर्टकट बताऊंगा तो वो फार्मूला भी लगा सकते हो, बट अगर कॉलेज में बोल दिया कि यही करना है तो यही करना है आपको। ये वाला क्यों मुश्किल होता है बता दूंगा, बट ये 100% करेक्ट आंसर देगा। जो फार्मूला अभी मैं बताऊंगा वो हर जगह करेक्ट आंसर नहीं देगा। इसके ग्राफ की बात कर ले, सो dt बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस टी नॉट, इनका ग्राफ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है तो सीधा होता है एकदम। और अगर हम बात करें टेम्परेचर और टाइम के ग्राफ की तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। सो टी ये हो गए दोनों ग्राफ, dt बाई dt का t माइनस टी नॉट। अच्छा, t माइनस टी नॉट क्यों आया? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। अरे भाई, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो वो और कैसे कूल होगी? वो तो हीट होने लगेगी ना। फिर सराउंडिंग टेम्परेचर 100 है, जैसे तुमने चाय रखी है 20 डिग्री पे और सराउंडिंग टेम्परेचर तुमने कर दिया 100 डिग्री, गर्म करने लगे तो हीट करने लगेगी ना। तो टी यहाँ पे बड़ा होगा। टी क्यों बड़ा होगा? क्योंकि बॉडी गर्म है और सराउंडिंग ठंडी है, तभी तो बॉडी ठंडी होगी, ठीक है। तो टी माइनस टी नॉट इसीलिए आया। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका कोई नाम नहीं है, सी टी माइनस टी नॉट। इसका कोई नाम इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले केस 1 लेते हैं। आपको केस 1 में बोला रहेगा बॉडी इतने डिग्री से इतने डिग्री इतने मिनट में आई, तो वो केस 1 लेंगे। फिर क्वेश्चन 2 में पूछेगा इतने डिग्री से इतने डिग्री आने में कितना मिनट लगेगा, तो केस 1 केस 2 में हम दोनों को डिवाइड करते, तो सी कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। दिस इज ओनली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो आई होप आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आया होगा, ठीक। dt बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज t माइनस टी नॉट। अब आप लोग चाहो तो बॉडी टेम्परेचर को TB और सराउंडिंग टेम्परेचर को TS करके TB माइनस TS भी लिख सकते हो, बट बुक में आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अब टेक्स्ट बुक से। कंसेप्ट खत्म है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, छुट्टी लेंगे। हाँ, 2-3 PYQs भी करेंगे जेई के। चलिए, सो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेते हैं और एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर टेक्स्ट बुक में, और फिर इसके बाद हम लोग वो शॉर्टकट देखते हैं कौन सा शॉर्टकट है, फिर एंट्रेंस के PYQs सॉल्व करते हैं, ठीक। अ मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट्स, मतलब 80 से 60 आने में उसको 6 मिनट लगता है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँ आपको कि 6, 4, 3, 10, ठीक। अब उसको कितना टाइम लगता है 60 डिग्री से 40 डिग्री आने में, अगर रूम टेम्परेचर 30 है तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ध्यान ऑप्शन पे जाना चाहिए। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि यार 80 से 60 आने में 6 मिनट लगा, अब उसको 60 से 40 आने में कितना मिनट लगेगा? तो लीजेंड लोग सोच रहे कम टाइम लगेगा, तो 10 तो नहीं लग सकता, बाकी 3, 4, 6 में से में भी 6 ही मिनट इसमें भी लगे, तो ऐसा नहीं सोचने का। रूम टेम्परेचर 30 है, मतलब रूम टेम्परेचर क्या है 30 है, 60 से 80 से 60 आने में उसको सिर्फ 6 मिनट लगा। रूम टेम्परेचर से इसका जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए बहुत ही कम टाइम लगा। देखो ना, रूम टेम्परेचर से इसका डिफरेंस कितना, 50 का है। अब 60 से 40 से और 30 में रूम टेम्परेचर और इसके बीच का डिफरेंस कम हो गया, तो अब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे आप लोगों का रूम टेम्परेचर के वैल्यू क्लोज आ रही है, जैसे आपका टेम्परेचर 100 और रूम टेम्परेचर 50, तो आप तेज़ी से कूल हो जाओगे। बट आपका टेम्परेचर 60 और रूम टेम्परेचर 50, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको कूल होने में, मतलब सेम टू सेम होने में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, बॉडी अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आती है तो उसको कम टाइम लगता है, और फिर लो से और लो टेम्परेचर पे जाती है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब यहाँ पे 6, 4, 3 आंसर नहीं हो सकते, आंसर होगा 10। इस तरीके से एंट्रेंस में भी आप लोग 2-3 ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 2-3 नहीं, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन मोस्टली एलिमिनेट कर सकते हो। खैर छोड़ो, ये बात करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे कंडीशन लिखते, गिवन क्या क्या है, गिवन है T0 हमें दिया हुआ है 30, और बॉडी का टेम्परेचर दिया है 80 से 60 गया 6 मिनट में, टाइम आपको दिया है 6 मिनट, मतलब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। टाइम आपको 6 मिनट दिया हुआ है केस 1 के लिए, T1 के लिए, T2 आप लोगों को पूछा है, ठीक है। सो दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे, dt बाई dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट। dt मतलब चेंज कितना आया, 80 से 60 गया, मतलब चेंज आया 20 का, टाइम कितना लगा, अच्छा ये सी। टी बॉडी का टेम्परेचर कितना था 80, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था 30, तो ये आया 10/3 बराबर 50C, 50C, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिखो, dt बाई dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट। dt मतलब टेम्परेचर में चेंज, 60 से 40 गया तो टेम्परेचर में चेंज आया 20 का, टाइम लेट से लगा t, ठीक। और ये c की कोई वैल्यू मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। t यहाँ पे है, बॉडी टेम्परेचर अब की था 60, सराउंडिंग टेम्परेचर है 30, तो अब की बार वैल्यू है 20 बाई t इज इक्वल्स टू 30C,
तो क्या हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं? या तो c की वैल्यू निकाल दो या तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। सो मे बी आपको डिवाइड करना उतना ना जमे, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल देता हूँ। देखो c की वैल्यू आएगी 10/3 × 150, 0 0 कैंसिल, so ये वैल्यू आएगी 1/15, 0 0 कैंसिल, c की वैल्यू आएगी 1/15, 5 वहाँ गया, तो c की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। सो 20/t इज इक्वल्स टू 30 × 1/15, 15 2 जा, ठीक, और 20/t इज इक्वल्स टू 2 आया, तो 20 इज इक्वल्स टू 2t आ जाएगा, तो t आ जाएगा 10 मिनट। नथिंग, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आए हैं। यस, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, आप लोग नॉर्मल फार्मूला भी लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला जिसको जिसको समझ गया है, जिसको जिसको आसान लग रहा है, वो सारे लोग शॉर्टकट पे मत जाओ, यही फॉर्मूला यूज़ करो। बिकॉज एंट्रेंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वो फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होंगे, बट फिर भी बताना हमारा काम है, ठीक है। तो बोर्ड वाले यहाँ पे लीव ले सकते हैं, अभी चाहिए तो लोग बुक रख के, मतलब नोट्स बनाते रहेंगे बोर्ड वाले भी, तो लोग बुक रख के सिर्फ देख लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसा मैंने बोला कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या है? रेट ऑफ कूलिंग है फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, ठीक है, टेम्परेचर में कितनी गिरावट आई पर यूनिट टाइम, और अगर यहाँ पे हीटिंग होता तो राइज इन टेम्परेचर, जाने तो है नहीं ना। सो इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट। अब ये टी किसका है? बॉडी का टेम्परेचर है, बट बॉडी का टेम्परेचर तो समय के साथ बदलते रहता है। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है इनिशियली उसका टेम्परेचर था θ1, θi और फाइनल टेम्परेचर हुआ θf, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? बदलते रहेगा टाइम के साथ साथ। तो ये जो टी है ना, ये वेरिएबल है, तो इसलिए हम लोग इस टी की जगह क्या करते हैं? एवरेज रख देते हैं, θ इनिशियल प्लस θ फाइनल बाय 2। तो फॉल इन टेम्परेचर आएगा θ इनिशियल माइनस θ फाइनल अपॉन चेंज इन टाइम, जो टाइम लगा, और इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा θ इनिशियल प्लस θ फाइनल बाय 2 माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट बात वही होगी कि यार लास्ट में दोनों को डिवाइड ही करना है, ठीक है। बट ये एक्सप्रेशन कुछ लोगों को ज़्यादा जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा झंझट नहीं लगती। वहाँ पे dt में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार dt में जो t रखना है वो बॉडी का पहले वाला रखना है या बाद वाला रखना है। जैसे मतलब 80 से 60 आया तो t की जगह 80 रखना है या 60 रखना है? नहीं, 80 रखना है, पहले जो था वो रखना है। 60 से 40 आया तो ये t की जगह पे 60 रखना है, 40 रखना है? 60 रखना है, जो पहले था वो रखना है। तो दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रख सकते हो, किसी से भी सॉल्व करो आंसर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे जो टी है बॉडी का टेम्परेचर है, ये वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग एवरेज रख देते हैं, इनिशियल फाइनल डिवाइड बाय 2, तो ये रख देते हैं हम लोग, ठीक। कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। आई थिंक जो फर्स्ट वाला था वो एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा ईजी है। तो सॉल्व करते कुछ क्वेश्चन। चलिए, अ मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकंड्स इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब यहाँ पे कुछ पब्लिक हैं, अरे भाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोल दिया, सराउंडिंग का कितना है फिर? अरे यही सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, इतना तो बोलेंगे ही ना, जेई वाले हैं, 2020 का क्वेश्चन है। सो आजू बाजू का अराउंड का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगले 5 मिनट में स्फीयर का टेम्परेचर और कितना गिर जाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से करना है आपको, ठीक। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, कोई भी यूज़ कर सकते हो, dt बाई dt वाला भी लगा सकते हो। देखो dt बाई dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट। केस 1 के लिए देखो 50 से 40 आया, मतलब dt है 10, टाइम लगा 300 सेकंड, 300 सेकंड को लिख दो 5 मिनट, सो 5, आप 5 मिनट को 300 सेकंड लिख दो, उसको 5 मिनट लिख दो, आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और क्वांटिटी ऐसी नहीं है, ठीक। मतलब कैसी, जैसे मतलब ग्राम और फोर्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइम है, तो ऐसा लिख सकते हो। टेम्परेचर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, टेम्परेचर के साथ कोई भी क्वांटिटी जो यूनिट में दी है उसी यूनिट में कर लो। तो आपने लिख दिया उसको 5, टी माइनस टी नॉट, बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 50 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था? 20 था। सो इस सी का आंसर आ गया, देखो आपका सी का आंसर आ गया। एक और बार कर लेते हैं, ये 30C और ये 2, तो अब की बार आ गया सी की वैल्यू 1/15। सी की वैल्यू मोस्टली ये रहती है 1/15। अब आगे देखते हैं अगला एक्सप्रेशन, dt बाई dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट। तो dt बाई dt आपकी कितना चेंज आया पता नहीं, लेकिन जितना भी चेंज आया होगा वो किस में से आया होगा ये भी हमें नहीं पता है। अरे भाई ये क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। 50 से 40 आई वो 300 सेकंड में, और फिर क्वेश्चन में बोला है आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट, मतलब अब की बार वो 40 से कहीं तक जाएगी। समझा करो, बातों को समझो। उसने बोला 50 से 40 आई 300 सेकंड में आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट, मतलब ये 5 मिनट के बाद, तो अगले 5 मिनट में वो 40 से कम जाएगी ना, ठीक। सो 40 डिग्री से कम आया होगा, तो 40 माइनस, देखो नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखा होता ना तो दिक्कत होती, नेक्स्ट वर्ड लिख दिया मतलब 40 के आगे की बात कर रहे हैं, तो 40 माइनस टी, लेट से टी आ गया। अब dt कितना टाइम लगा? 5, सी की वैल्यू 1/15,
कितना था 40, टी नॉट 30, सॉरी 20, टी नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। सो ये देखो 5 3 या 15, सो 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 20। अब 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 20/3, सो टी को वहाँ भेज दो, 20/3 को यहाँ भेज दो, तो 40 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू आ गई 100/3, 100/3 इज 33। यहाँ पे एक्चुअली लिखा था क्लोज टू, मतलब अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, आपको क्लोज आंसर मार्क करना था। तो 33.333 आ रहा है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। dt/dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट लिखा पहले एक्सप्रेशन के लिए। 50 से 40 गया तो टेम्परेचर डिफरेंस 10, 5 मिनट लगा तो dt आया 5। सी टी मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 50 रखना है, 40 मत रखना। यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो रखना है। यहाँ पे कुछ लोग सोचते 50 रखो या 40, अरे 50 रखो भाई, उतना था ना। तो 50 माइनस सराउंडिंग का 20, तो सी की वैल्यू तुम्हें मिल गई 1/15। अब तुमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा दूसरे केस के लिए। दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो कि अगले 5 मिनट में वो कितना कूल हो जाएगा। तो पहले 5 मिनट में 50 से 40 आया, अगले कुछ 5 मिनट में 40 से कुछ तो जाएगा, तो 40 माइनस टी गया लेट से। तो बाय 5 सी की वैल्यू तुमने रखी 1/15, टी था 40 है ना, 40 से कहीं जाएगा तो टी था 40 माइनस टी नॉट है 20, फिर तुम्हें टी की वैल्यू मिल गई सीधा सीधा 33.33। अब बात आती है उसको फॉर्मूले से भी, वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, करके भी दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा वो वाला, याद है किसी को? देखो कितनी इजी क्वेश्चन है यार, मतलब बोर्ड लेवल का अगर प्रिपरेशन कोई कर रहा है ना स्टूडेंट, अगर बोर्ड लेवल पे भी वो ढंग से प्रिपेयर करता है तो वो जेई में 100 मार्क्स ला सकता है, 100 मार्क्स, ठीक है। सो वो वाला फॉर्मूला क्या था, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इनिशियल थीटा कितना था 50 था, माइनस 40 हुआ, डेल्टा टी कितना है 300 सेकंड मतलब 5 मिनट इज इक्वल्स टू के, सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे आएगा 50 प्लस 40/2 माइनस टी नॉट मतलब 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/5 इज इक्वल्स टू के, ये आ जाएगा 90/2, 90/2 इज 45, हाँ 45 माइनस 20 इज 25। सो यहाँ से देखो के की वैल्यू आ जाएगी 10/5 इंटू 25, सो के की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10, 2/25। तो के की वैल्यू तुम्हें मिल गई 2/25। अब आप बोलोगे पिछली बार तो आ रही थी 1/15, नहीं अलग अलग आती है, के यूज़ करो सी यूज़ करो, बात वही है, ठीक। अगले केस में देखते हैं, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट, ठीक। सो थीटा इनिशियल कितना था आपकी बार 40, फाइनल कितना हुआ होगा लेट से टी, टाइम कितना लगा फिर से 5, और ये आ जाएगा देखो 40 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट कितना था, टी नॉट था 20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, देखो 5 5 जा 25, 5 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 200 माइनस 5t इज इक्वल्स टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 40 प्लस टी, और यहाँ पे 220 जा हो जाएगा 40 भी कैंसिल हो गया, 5t को वहाँ ले जाओ तो 200 इज इक्वल्स टू आ गया 60, तो t आ गया 100/3, देखो वही आ गया, ठीक। बट कौन सा ईजी था, वो वाला ईजी था, ज़्यादा बेटर था, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो, दोनों से करेक्ट आंसर आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सो एक बॉडी है जिसको 10 मिनट लगता है 60 से 50 जाने में, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, मैं एक्चुअली बड़ा सेंटेंस था तो मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि समझ जाते हो ना आप, तो इसमें क्या फंसाऊँ। तो टी नॉट 25 है, तो अगले 10 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, सेम क्वेश्चन अगेन इन 2018, बस वैल्यूज अलग अलग है। टी नॉट अब की बार 25 दिया, पिछली बार 20 दिया था, 60 से 40 गया था, अब की बार 60 से 50 गया है, 5 मिनट की बात थी, अब की बार 10 मिनट की बात है, बट डेटा फॉर्मूला सब कुछ वही है। तो लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर, ले लो छुट्टी, ठीक है। चलो सो इसके बाद एक ग्राफ भी आपको दिखाता हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। सो dt/dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट, एक एक्सप्रेशन लिखा हमने, टेम्परेचर का चेंज आया 10 का, 60 से 50 गया, टाइम लगा 10 मिनट, सी की वैल्यू पता नहीं, 60 से 25, 60 माइनस 25, ये 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू 25, 35, तो सी की वैल्यू आ गई 1/35। 35 कैसे आ गया, 60 में से 25 गया तो 35 आया, ठीक। इसकी बात करो, सो dt/dt इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर चेंज कितना आएगा, 50 से कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि अब की बार भी देखो नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया है, तो 50 से लेट से गया टी पे, dt कितना है अब की बार 10 मिनट, टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो डिवाइडेड बाय 10, सी कितना है, सी है 1/35, टी माइनस टी नॉट क्या आएगा, टी माइनस टी नॉट आएगा 50 माइनस 25, ठीक। तो 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, समझ रहे हो ना, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, सो 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 25, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 50/7, 225 जा 50 हो गया और नीचे रह गया 7,
अब t को वहाँ भेज दो, 50/7 को यहाँ भेज दो, तो 50 - 50/7 इज इक्वल्स टू t, तो t आ गया 300/7। अब ये वैल्यू नियरली आएगी, समझे ना कैसे आया, 57 जा 350, 350 - 50 300, 1 7 जा 7, तो t की वैल्यू देखो आ रही है 7 4 जा 28, 2 यहाँ गया, 7 3 जा 21, सो 43 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, सो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, सो इतनी सारी बातें करने के बाद हम लोग लॉग का मतलब एक ग्राफ देख लेते हैं, लॉग को मिक्स करके आया है। ठीक है, ओके ओके, सो ग्राफिकल बातें कर लेते हैं और फिर छुट्टी लेते हैं। चलिए, सो आपको ग्राफ पूछा है डी थीटा बाई डी टी मतलब डी टी बाई डी टी, सॉरी लॉग का ग्राफ पूछा है, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब टी माइनस टी नॉट टू द बेस ई वर्सेस टी का, इसका आपको ग्राफ पूछा हुआ है, राइट। ओके, लॉग ई थीटा माइनस थीटा नॉट वर्सेस टी का आपको ग्राफ पूछे, तो कई सारे ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये एक्सप्रेशन लाने की, कैसे ला सकते हैं। देखो हमारे पास है डी टी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, तो दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो बात जमेगी नहीं, क्योंकि तब हमें यहाँ मिल जाएगा लॉग डी टी माइनस डी टी, लॉग डी टी माइनस लॉग डी टी, तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन मिलेगा नहीं, हमें टी के साथ चाहिए। तो करते हैं कुछ, डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइनस कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो माइनस सी टी माइनस टी नॉट। अब एक काम करो, टी माइनस टी नॉट को यहाँ भेज दो, डी टी को वहाँ भेज दो, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस सी डी टी। अब देखो डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो टी आएगा, और टी माइनस टी नॉट को इंटीग्रेट करोगे तो लॉग टी माइनस टी नॉट आएगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया लॉग टी माइनस टी नॉट। ऑब्वियसली मैथ से तो यहाँ पे बेस में ही रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होता तो बेस में 10 रहता। लॉग ई और लॉग 10 में रिलेशन है, सॉरी लॉग 10 बेस होता है 2.303 लॉग ई। ये होता है रिलेशन। लॉग ई की जगह आप लोग लिख सकते हो 2.303 लॉग टू द बेस 10। ठीक, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, आपको जाने दो, बाद में बता दूंगा। इज इक्वल्स टू माइनस सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे होगा लॉग ई टी माइनस टी नॉट और यहाँ पे होगा टी, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। लीनियर बनेगा, लीनियर क्यों बनेगा, क्योंकि पावर 1 है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है। ठीक है, और m यहाँ पे नेगेटिव है, देखो स्लोप कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है, सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ऐसा उल्टा ग्राफ यहाँ पे बनेगा। सो ये हो गई ग्राफिकल बातें, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जरूरत है तो बस बच्चे कुछ क्वेश्चन जो रह गए उनकी प्रैक्टिस करते रहो आप। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे वेव्स चैप्टर। हाँ, वेव्स के बाद रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बाद जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद सिलेबस हमारा भागा, वैसे रे ऑप्टिक्स के बाद भी हमारा सिलेबस भागेगा और फिर खत्म हो जाएगा सीधा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।